आज से श्रीमद् भागवतम के स्कंद 5 के बारे में जो जानकारी सुखदेव गोस्वामी जी ने ग्रहों, ब्रह्मांड, नक्षत्र, गंगा नदी का अवतरण, ग्रहों की कक्षाएं, जम्बूद्वीप का वर्णन और जो नीचे के हमारे स्वर्गीय लोक हैं उनका वर्णन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो उसी को थोड़ा सा जानकारी के लिए और एक वृहद जानकारी के लिए चित्रात्मक रूप से विद डायग्राम्स वो बताने के लिए आज से ये कक्षा आरंभ हो रही है। तो जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों के अनुमान के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास यानी 50 करोड़ योजन या उसको हम कह लें कि 4 अरब मील तथा इसके सामान्य लक्षणों का उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने ये भी बताया कि आकार का अगर ज्ञान हो तो ऊपरी भाग का पता भी लगाया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि उससे हटके या परे उससे क्या चीज़ है ऐसी। उस अंतरिक्ष के मध्य में यानी पूरे उस यूनिवर्स में एक बीच, एक केंद्र में कह सकते हैं, मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स वी से इन अदर लैंग्वेज, परम तेजवान भगवान श्री सूर्य है जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करते हैं यानी गर्म करते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रदान करते हैं। वास्तविक स्वरूप मतलब जैसा कि वो है वैसा ही दिखाई दे, ये सूर्य के प्रकाश में ही देख पाना संभव होगा। और श्री भगवान की जो आज्ञा हुई थी उसके अनुसार उत्तरायण और दक्षिणायन होकर और या विषुवत रेखा को पार करते हुए धीरे गति से, तीव्र गति से या तो मध्यम गति से घूमता हुआ समय अनुसार एक समय के अंदर मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात का बड़ा या छोटा या समान बनाता है, ऐसा कि उल्लेखित किया गया है। और इसके साथ में भी ये भी बताया गया है कि जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान मानी जाती है, अर्थात बराबर हो जाती है। और ये जब वृषभ आदि 5 राशियां और भी हैं जिनसे गुजरता है तो दिन कर्क तक बढ़ जाता है और तब प्रतिमास आधा घंटा घटता है जब तक दिन तथा रात पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। तो ये घूम करके दोबारा जैसे मेष और तुला राशि पर सूर्य भ्रमण करते करते अपनी ग्रह की कक्षा में घूमते हुए जो है मेष और तुला राशि में जब आ जाता है तो दिन और रात उसके बराबर यानी समान एक जैसे हो जाते हैं। और जब वृषभ और 5 राशियों पर से जब गुजरता है और जो हमारी राशियां उनसे गुजरता है तो दिन बढ़ जाता है और तब प्रतिमास यानी हर महीना, एवरी मंथ, ईच मंथ आधा घंटा दिन जो है छोटा हो जाता है, घटता है। तब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में, ये प्रक्रिया दिन की तब तक रहती है जब तक रात्रि पुनः, जो रात्रि का समय होता है वो तुला में, यानी कहने का अर्थ है कि जब तक दिन तथा रात पुनः दोबारा तुला में यानी तुला राशि में समान नहीं हो जाते हैं, इनमें समान नहीं हो जाएंगे तब। और जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों से गुजरता है तो दिन घटता है और जब तक यह मकर राशि पर नहीं आ जाता और फिर क्रमशः हर मास बढ़ता जाता है जब तक दिन और रात समान यानी मेष पर, मतलब कहना चाहिए कि रात समान नहीं हो जाती दोबारा से फिर से, यानी मेष पर आने पर समान नहीं हो जाते, तब तक ये घटनाएं जो ब्रह्मांडीय हैं वो घटती हैं। अब
सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती जाती हैं। कहने का मतलब दक्षिणायन जब होता है तो दिन बढ़ने लगता है, और उत्तरायण में जब आने लगता है, उत्तरायण होने तक रातें जो होती हैं बढ़ती चली जाती। जो हमारे जैसे ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं तो दिन बड़ा होता है, शीत ऋतु में देखते हैं दिन छोटा होता चला जाता है। यानी उत्तरायण होने लगता है, रातें लंबी, रात जो होती है, रात का समय काल जो है वो लंबा चला जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। और दक्षिणायन स्थिति में जब होता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, जिन्हें ग्रीष्म ऋतु में भी देखा जा सकता है। थोड़ा सा और भी वर्णन है इसमें कि मनसोत्तर पर्वत के चारों ओर जो सूर्य का परिक्रमा का पथ, उसका ऑर्बिट एरिया है, वो तकरीबन 73 करोड़ लाख मील है। अब जिसको योजन में अगर हम कहेंगे तो 9 करोड़ 51 लाख योजन होता है। तो मनसोत्तर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर, इसमें मनसोत्तर पर्वत जो है पर जो मेरु है, तो मेरु के पूर्व की ओर में इंद्र की देवधानी है, और दक्षिण में यमराज की सैमानी, और पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी, तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां, छोटे से नगर, उनके पैलेस बसे हुए हैं। इन सभी पुरियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार, इसमें जो मेरु पर बसे हुए नगर हैं जिनका वर्णन अभी किया गया है, तो उनके चारों ओर विशिष्ट कालों में, यानी अलग अलग समय में, अलग अलग काल में सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि या मिडनाइट, इसको हम कहते हैं। सूर्योदय सुबह का टाइम यानी मॉर्निंग, मध्याह्न एज दोपहर, जिसको हम गुड आफ्टरनून या नून कह सकते हैं, मध्याह्न नून है। और जो सूर्यास्त है वो आपका शाम यानी इवनिंग का समय कहा जाता है तथा तदनुसार। तो इस प्रकार से जो मनसोत्तर चारों ओर सूर्य की परिक्रमा का पथ जो है, मतलब जो ऑर्बिट एरिया है उसका, जिस पे वो चलता है, तो मनसोत्तर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की सैमानी, और पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी में चंद्रमा का स्वामी विभावरी नामक पुरियां स्थित है, यानी इनके नगर स्थित है। उन सभी नगरों में मेर चारों ओर विशिष्ट काल यानी अलग अलग समय में इन पुरियों में सूर्योदय अभी बताया था, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होती रहती है। उसके बाद में जब हम देखेंगे आगे, तो सुमेर पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न में सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं। अर्थात वहाँ सुमेर पर जो प्राणी रह रहे हैं उस समय वो काफ़ी गर्म लगता है, वहाँ तप्त लगता है। तप्त का मतलब होता है तापयुक्त, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहते हैं, यानी ठीक बीचों बीच में। यदि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेर पर्वत अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ, यानी बाईं तरफ छोड़ता हुआ, अभी हम एक चित्र भी आपको दिखाएंगे जिसमें सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य क्या कर रहे हैं कि सुमेर पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ते हुए जो यह घड़ी की दिशा में भी घूमता है। इसके पर्वत दाईं ओर रहता है, पर्वत दाईं ओर रहता है, और क्योंकि उस दक्षिणावर्त पवन पर प्रभाव पड़ता है, जहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, ठीक दूसरी ओर अस्त होता हुआ भी दिखाई देता है। जहाँ से सूर्य उगता है उसके ठीक दूसरी ओर जो है उसको अस्त होते हुए हम देखते हैं, इसको हम संध्या का समय कहते हैं। जहाँ सर्वप्रथम, और साथ में ये भी है कि उसे अगर उससे होकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो इस रेखा के दूसरे सिरे पर प्राणी मध्यरात्रि का अनुभव कर रहे होंगे।
क्यों मध्यरात्रि का कर रहे होंगे? क्योंकि सूर्य एक तरफ से जब दूसरी तरफ को जाएगा तो बीच में जो छाया का चित्र दिखेगा, बीच से एक रेखा खींच दी जाए तो वहाँ पर कुछ आंशिक अंधेरा, आंशिक जो हम लोग कहते हैं लाइट डार्कनेस महसूस होती। तो ये आंशिक जो छाया है, ये अंधेरा है, तभी महसूस होता है। आगे है कि सूर्य की पुरी से वरुण की पुरी निम्न लोचनी पहुंचता है। यानी सूर्य भगवान जो है यमराज के महल से या यमराज के नगर से वरुण के नगर में, नगर जो समालोचनी है, वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से चंद्रदेव की पूरी विभावरी और फिर चंद्रमा की विभावरी जो है वहाँ से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुँच जाते हैं, दोबारा से इंद्रपुरी में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा अन्यंत्र नक्षत्रों और ग्रह सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी अन्यंत्र नक्षत्रों, जैसे और भी नक्षत्र है हमारे चंद्रमा और ग्रह जो और हैं, आदि ज्योतिष चक्र, ज्योतिष विज्ञान में इसे बताया गया कि उदित और अस्त होते रहते हैं। यानी वो उगते हैं और फिर अस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इस प्रकार त्रिमयी ओम भूर भुआ स्वाहा शब्दों द्वारा पूजित सूर्यदेव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में, यानी एक समय में, जो दो करोड़ 72,06,400 मील की गति से ये चारों ओर परिक्रमा करता है, रोटेशन करता है, घूमता है। इसको अन्य चित्रों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे। वो चित्रों के में इंगित कर दिया गया है कि वो प्रक्रिया सूर्य की कैसे पूर्ण होती है। सूर्य और सूर्य का जो रथ है उसकी रचना बताई गई कि सूर्य का रथ कैसा है। तो सूर्य के रथ में एक चक्र है, यानी एक पहिया लगा होता है। उस पहिए को हम संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके भार आ रहे हैं। यानी भार आ रहे कहने का मतलब है कि इस रथ में चार और जो बना है उसमें 12 आरे बने हुए हैं गहरे गहरे से। वो हमारे जो हैं इसके 12 महीने हैं और 6 ऋतुएं, 6 नेमियां मतलब हाल तथा 3 चतुर्मास, 3 विभागों में विभाजित नाभि है। और चक्र को धारण करने वाले जो धुरे हैं, जो पुवेट्स हैं चैरियट्स के, यानी रथ के, तो उसका एक सिरा सुमेर पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मनसोत्तर पर्वत पर टिका है। यानी बीच में जो चैरियट का व्हील है, पहिया है, वो एक धुरा जो है, एक पुवेट जो है वो रखा है सुमेर पर्वत के ऊपर और